जज साहब, सम्मानित मंच और हॉल में उपस्थित समस्त मेरे साथी अधिवक्तागण, सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले मैं संपूर्ण बार एसोसिएशन माननीय अध्यक्ष जी और महामंत्री जी का बहुत आभारी हूँ। आज पुणे मुझे मौका मिला है। पहले भी मैं श्री विजय तालियान जी जज साहब के साथ उस समय मुझे बुलाया गया था और उस समय टॉपिक कुछ और था, आज का टॉपिक अलग है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 क्रिमिनल लॉज जो 25 दिसंबर 2023 में पारित किए गए और 1 जुलाई 2024 से BNSS और BS से 2023 को एप्लीकेबल कर दिया गया, लागू कर दिया गया। अब समस्या 2 रूपों में आती है। कुछ लोग तो ऐसे लोग हैं जो बहुत सीनियर हैं, जो कुछ लोग जज बन चुके हैं, कुछ लोग तैयारी कर रहे हैं, लेकिन पहले वो पढ़ चुके थे। आईपीसी उन्हें प्रॉपर तरीके से तैयार थी और आईपीसी के सभी प्रावधानों में वो एक्सपर्ट थे। लेकिन बीएनएस आने के बाद वो पूरे तरीके से उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि अब हम इसमें काम नहीं कर पाएंगे, या ये बिल्कुल अलग हो गया, बिल्कुल चेंज हो गया, अब कैसे होगा। तो वहां पर एक बड़ी प्रॉब्लम एक ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई जो है अब तो बिल्कुल नए सेक्शन आ गए। मान लीजिए कि मैं बहुत सीनियर हूं, तो सीनियर होने के बाद मेरे पास केसेस भी हैं, तो मेरे पास उतना टाइम नहीं है कि मैं अब उस तरीके से उन्हें रट लूं, उस तरीके से याद कर लूं जैसे मैं जो है प्रारंभिक दशा में कर सकता था। जब तैयारी की दशा में करते हैं वो टाइम नहीं है। तो अब उस प्रॉब्लम्स को कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। दूसरे कुछ लोग वो हैं जो बिल्कुल न्यू हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, जो पीसीएसडी की तैयारी कर रहे हैं और एडवोकेसी कर रहे हैं, तो वो आगे जज बनना चाहते हैं, सिविल जज, एपीओ का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, उनकी एक अलग प्रॉब्लम है। दोनों के लिए जो पहला पोर्शन है, जो सीनियर्स लोग हैं उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जो नए लोग हैं उनके लिए तो आईपीसी भी ऐसी थी, उनके लिए बीएनएस भी ऐसा ही है। उन्हें तो वो भी तैयार करना था, उन्हें बीएनएस भी तैयार करना है, तो उन्हें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, ना उनका वो पढ़ा हुआ था ना उनका ये पढ़ा हुआ है। जो लोग पहले जिनके वो बिल्कुल कंठस्थ था उन्हें प्रॉब्लम आ रही है। आज मैं पूरी तरीके से कोशिश करूंगा कि मैं बीएनएसएस को आपको कोई प्रॉब्लम ना छोड़ के जाऊं और आभारी रहूंगा जो है सर का यहाँ पर उपस्थित हैं, सम्मान के साथ उन्होंने मुझे बुलाया है। सबसे पहले मैं एक चीज आपको स्पष्ट करना चाहता हूं कि आईपीसी काम कर रही थी 6 अक्टूबर 1860 में आईपीसी बनी और 1 जनवरी 1862 से लगातार कार्य कर रही थी। फिर ऐसा क्या हुआ कि बीएनएस को लेके आ गए और उससे क्या बेनिफिट हुआ, क्या चीज हटा दी गई, क्या ऑब्जेक्ट रहा उसका लाने का, पहले मैं सबसे पहले इस बात को बताऊंगा जिससे थोड़ा सा जो है क्लियरिटी आए कि जो है वो क्यों इसे किया गया। इसके जो ऑब्जेक्ट हैं, बीएनएस के ऑब्जेक्ट को 3 रूपों में हमने डिवाइड किया। सबसे पहला, अगर हम बीएनएस का बैरेक्ट आप देखेंगे, उसके प्रियम्बल में जो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट उसका दिया हुआ है टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू ऑफेंस। अपराध से संबंधित विधियों को संहिताबद्ध करना, समेकित करना और साथ ही साथ संशोधित करना। 2 ऑब्जेक्ट समेकित और संशोधित करना इसका ऑब्जेक्ट है। दूसरा ऑब्जेक्ट गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के द्वारा स्पष्ट किया गया। जब उन्होंने बिल को प्रेजेंट किया तो एक अपनी स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया और ऑब्जेक्ट दिया कि इनका ऑब्जेक्ट इंडियन सिटीजन्स के जो राइट्स हैं उन्हें प्रोटेक्ट करना है, भारतीय नागरिकों के अधिकारों को सुरक्षित करना है और ऐसे अधिकारों तक आने वाली पहुंच में जो बाधाएं हैं, जो हर्डल्स हैं, उन्हें समाप्त करना है। तीसरा जो ऑब्जेक्ट है, जो जनरल ऑब्जेक्ट हमने निकाला है, वो पहला ऑब्जेक्ट तो ये है कि देखिए आईपीसी 1860 जो है वो पुरानी हो गई थी, उसे रिप्लेस करना था, उसे हटाना था। दूसरी बात, जो अरेंजमेंट था ऑफेंसेस का, उनके पनिशमेंट का, वो अलग अलग था। यहाँ पर बीएनएस में हमें उसे प्रॉपर तरीके से अरेंज करना था, सुव्यवस्थित करना था। वुमेन्स के, चिल्ड्रंस के अगेंस्ट जो ऑफेंस हो रहे हैं उन्हें हमें जो है प्रायोरिटी पे लेना था। जो ऑफेंस अगेंस्ट द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के जो चल रहा था, जो भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को प्रभावित करने वाले अपराध हैं, उन्हें हमें प्रायोरिटी पर लेना था। जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, जो संगठित अपराध हैं, उन्हें प्रॉपर तरीके से जो है निपटाना था और साथ ही साथ जो एलजीबीटी लोग हैं उनके अधिकारों को सुरक्षित करना। ये सारे ऑब्जेक्ट रखते हुए एक आईपीसी को समाप्त करके बीएनएस को लाया गया और बीएनएस जो है
1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दिया गया। सिवाय एक सेक्शन के नोटिफिकेशन में एक चीज डाली गई कि 106 क्लोज 2, जिसमें हिट एंड रन केस जिसे आप कहते हैं, जिसमें ड्राइवर ने विरोध किया कि भाई 10 साल का कि अगर किसी की डेथ हो जाए एक्सीडेंट में, कोई रेस ड्राइविंग या नेग्लिजेंस से ड्राइविंग होती है और उसमें किसी की डेथ हो जाए तो फिर या तो आप मजिस्ट्रेट को या पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, अदरवाइज अगर वहां से चले जाते हैं तो 10 ईयर का सेंटेंस। वो जो पोर्शन था उसे रोकते हुए उसे कहा गया कि ये अभी लागू नहीं होगा, उस पर अमेंड होगा या बाद में लागू होगा, लेकिन बाकी को 1 जुलाई 2024 से एप्लीकेबल कर दिया गया। अब जो दूसरा जो पोर्शन है ये तो था एक हमारा ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट तो समझ में आ गया। अब हम बीएनएस को देखते हैं कि बीएनएस के देखिए यहां पर जब बीएनएस लाया गया तो उसमें टोटल जो चैप्टर रखे गए वो 20 रखे गए और जो सेक्शन रखे गए वो 358, जबकि आईपीसी के अंतर्गत चैप्टर थे 23 और सेक्शन थे 511। तो वहां पर एक ऐसा दिखाई पड़ा कि भाई ये तो बड़ा आसान हो गया और इससे बहुत सारे चैप्टर्स हटा दिए, बहुत सारे सेक्शन समाप्त कर दिए, अब तो बहुत इजी हो गया, आसान हो गया। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके लिए आप देखेंगे कि देखिए सेक्शंस तो कम जरूर हुए हैं, चैप्टर्स तो जरूर कम हुए हैं, लेकिन उन सेक्शंस को जो सेक्शन है उनमें क्लब करके क्लोजेस में डाल दिया गया, उन्हें क्लोजेस में डाल दिया गया। और वो कैसे डाला गया उसे मैं पूरे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, उसे बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब बीएनएस लाया गया तो उससे क्या चेंजिंग आई और क्यों मुख्य रूप से हम इसे लाने की बात कर रहे थे। सबसे पहले आप अगर देखेंगे कि जो एक पोर्शन है अडल्ट्री का, जिसे पहले आप आईपीसी 497 के अंतर्गत देखते थे, तो वहां पर आपने देखा कि जोसेफ साइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया और यहां तक कहा गया कि देखिए वाइफ इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ हस्बैंड। यहां पर एक नया व्यू आ गया, एक कंट्राडिक्शन उत्पन्न हो गया। दूसरा पोर्शन देखते हैं। एक पोर्शन था कि अभी जेंडर के अंतर्गत ही और शी था। ही और शी का मतलब ये तो पुरुष होगा या महिला होगा। एक केस आया नालसा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। वहां से आपने कहा कि ही और शी के साथ साथ आर्टिकल नंबर 21 का जो राइट मिलेगा वो ट्रांसजेंडर को, जिसे आप थर्ड जेंडर कहते हैं, उसकी भी अपनी आइडेंटिटी है, उसका भी राइट मिलना चाहिए। या तो आप पुरुष में काउंट कर रहे हैं या महिला में काउंट कर रहे हैं, तो ये भी एक प्रॉब्लम आपको दिखाई पड़ती थी। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था तो सेक्शन नंबर 124A, जिसे आप सेडिशन कहते हैं, राजद्रोह कहते हैं, उस पोर्शन पर लगातार विरोध चल रहा था कि देखिए जब आजादी से पहले 1860 में आईपीसी बनी थी तो वो इसलिए लाया गया था प्रोविजन जिससे गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई बोल ना सके, इसलिए लाया गया था। तो अब सेडिशन को हटाना चाहिए, गलत तरीके से लाया गया है। ये एक पोर्शन लगातार उस पर डिस्प्यूट वो चल रहा था। तीसरा पोर्शन एक सेक्शन 303, जिसे मिट्टू सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब के केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया, जिसमें कहा गया था कि अगर किसी को लाइफ इंप्रिजमेंट दिया गया और वो कोई अटेम्प्ट टू मर्डर करता है तो उसे मर्डर कर देता है तो उसे मृत्यु दंड ही मिलेगा। उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिया गया था कि आर्टिकल नंबर 14 का वायलेशन है, आर्टिकल नंबर 21 का वायलेशन है। साथ ही साथ सेक्शन नंबर 309, जिसमें अटेम्प्ट टू सुसाइड का पोर्शन था, जिस पर लगातार पी रतिराम का केस आया, ज्ञान गौर का केस आया। कभी कहा गया कि राइट टू लाइफ में राइट टू डाई इंक्लूड है, कभी कहा गया कि नहीं, राइट टू डाई वो इंक्लूड नहीं है, राइट टू लाइफ का मतलब केवल डिग्निटीफुल लाइफ ही होगा। तो यहाँ पर ये कई सारे डिस्प्यूट ऐसे अराइज हो रहे थे, इन सब को समाप्त करना भी जरूरी था और बीएनएस के अंतर्गत इन सब को आपने हटा दिया। अब आप देखेंगे ना आपको अडल्ट्री दिखाई पड़ेगा, ना आपको सेडिशन दिखाई पड़ेगा, ना आपको अननेचुरल लस्ट, जिसे आप नवतेज सिंह जौहर के केस में आपने कहा कि अगर कोई अडल्ट है और जिसे आप अननेचुरल लस्ट के रूप में देख रहे हैं, जिसकी सेक्सुअल चॉइस का जो राइट है उसे कहीं ना कहीं आप वोलेट कर रहे हैं, तो उसे भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया था। तो इसलिए अब ये वाला पोर्शन भी, अगर कोई अडल्ट है और वो आपसी सहमति से इस तरह कार्य करते हैं तो फिर वहां पर कहा गया कि वो नो ऑफेंस की तरफ जाएगा। तो ये सारे के सारे पोर्शन आपने अब हटा दिए। अब अडल्ट्री आपको नहीं मिलेगा, अननेचुरल लस्ट सेक्शन नंबर 377 जो पहले था आईपीसी में वो अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। 124A जो आपको सेडिशन का पोर्शन था वो अब आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सेक्शन नंबर 309 जिसमें आप अटेम्प्ट टू सुसाइड का पोर्शन देखते थे, अब वो आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। ये सारे पोर्शन आपने रखे। ये तो वो चीजें थी जो आपको हटानी जरूरी थी, जिन पे वो लगातार केस चल रहे थे, डिस्प्यूट राइज हो रहे थे और एक कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ था। अब एक दूसरा पोर्शन ये है कि फिर नया क्या किया। अगर मान लीजिए चलिए इन्हें हटा दिया तो फिर नया क्या पोर्शन आया। अब पहला पोर्शन ये है कि देखिए सबसे पहला आप देखेंगे कि आईपीसी का आप नाम लेंगे तो इंडियन पेनल कोड था।
आपने यहां रखा बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता। इसका मतलब साफ है कि यहां पर पैनल का काम नहीं, केवल दंड देने का काम नहीं बल्कि न्याय भी होगा, है ना। जस्टिस इसके नाम से आपको जो है आपको आइडेंटिफाई कराया, आपको पहचान कराई कि नाम है भारतीय न्याय संहिता। दूसरा जो पोर्शन है हम देखते थे कि आईपीसी के अंतर्गत सबसे बड़ा एक जो सेक्शन नंबर 53 हम देखते थे, वहां पर पनिशमेंट आपको दिखाई पड़ते थे। और पनिशमेंट में हम देखते थे कि वहां पर एक आपके पास कैपिटल पनिशमेंट है, दूसरा आपके पास वहां पर लाइफ इंप्रिजमेंट है, तीसरा जो आपका पनिशमेंट था वो ट्रांसपोर्टेशन, जिसे आप आजीवन निर्वासन कहते हैं, उसे आप 1949 से समाप्त कर चुके थे, लेकिन वो नंबरिंग में बना हुआ था। साथ ही साथ इंप्रिजमेंट था जिसे आप रिग्रेस इंप्रिजमेंट, सिंपल इंप्रिजमेंट के रूप में देख रहे थे। फिर जो है फोरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी और साथ ही साथ फाइन, ये आपके पोर्शन थे। जब हम कंपटीशन की लाइन में हम जाते हैं तो कई बार ये बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि जी हम नंबरिंग में कौन से लगाएं, क्या ट्रांसपोर्टेशन को इसमें काउंट करें ना करें, यहाँ पर काउंटिंग में तो अभी लिखा हुआ है। सारा पोर्शन आपने समाप्त कर दिया। एक नया सेंटेंस यहाँ पर एक पोर्शन रखा, सेक्शन नंबर 4 में पनिशमेंट को रखा, और पनिशमेंट के अंतर्गत कैपिटल पनिशमेंट को बच्चन सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में पहले से जो है जिसे मृत्युदंड कहते हैं वो संवैधानिक घोषित किया गया था। हाँ, एक डायरेक्शन जरूर दी गई थी कि डेथ सेंटेंस को रेयर टू रेयरेस्ट मामले में ही दिया जाना चाहिए, केवल जघन्यतम मामले में ही दिया जाना चाहिए। तो वो वाला पोर्शन यहाँ भी रखा हुआ है, कैपिटल पनिशमेंट यहां भी रखा, लाइफ इंप्रिजमेंट यहां भी रखा, इंप्रिजमेंट जो है रिग्रेस और जो सिंपल यहां भी रखा, फॉरफीचर ऑफ प्रॉपर्टी यहां भी रखा, फाइन यहां भी रखा, और एक नया सेंटेंस लेकर आए कम्युनिटी सर्विस। कम्युनिटी सर्विस का एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट, हालांकि कम्युनिटी सर्विस को बीएनएस के अंतर्गत डिफाइन नहीं किया गया और किसी सेक्शन में ये तो जरूर बताया कि कहां मिलेगा। जब हम देखेंगे सेक्शन नंबर 303 क्लोज 2 के साथ हम वहां पर देखेंगे पनिशमेंट में कि अगर 5000 रुपए से कम की आप जो है संपत्ति की चोरी करते हैं और वो संपत्ति या तो जो है रिकवर हो जाती है या आप उसका पैसा वापस कर देते हैं, तो फिर कोर्ट जो है आपको कम्युनिटी सर्विस के पनिशमेंट से पनिश कर सकता है और यहां पर वो डायरेक्शन दे सकता है कि आपकी कम्युनिटी की जो है सेवा करेंगे और एज ए पनिशमेंट करेंगे। उसका कोई रेम्यूनरेशन आपको नहीं मिलेगा, कोई मजदूरी, कोई जो है परिश्रमिक आपको नहीं मिलेगा। तो एक ये नया दंड जो आप लेकर आए कि जब कन्विक्शन के बाद जो है एक आपको डायरेक्शन दी जा सकती है कि एक कम्युनिटी की आप सेवा करिए, सर्व करिए, उसके लिए आपको मिलेगा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं मिलेगा, उस आप नॉर्मली कम्युनिटी सर्विस का जो है पोर्शन आप कहते हैं। अब यहां पर दूसरा जो पोर्शन हमने रखा कि देखिए ये जो पनिशमेंट है ये एक नया पोर्शन लेकर आए। दूसरा जो पोर्शन हम देख रहे थे कि भाई मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, ऐसा अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हो रही हैं। मर्डर का प्रोविजन पहले भी था, बस पहले सेक्शन नंबर 300 में डिफाइन था मर्डर, 302 में उसका पनिशमेंट होता था। अच्छा, एक चीज इससे और भी चीजें क्लियर हो रही हैं। जब बहुत सारे लोग जो नए स्टूडेंट्स हैं, यंग्स हैं और वो तैयारी भी करते हैं, वो कचहरी में भी आते हैं, जब हम लोग जो है सीनियर के पास आते हैं या जो है कोई क्लाइंट आ जाता है हमारे पास, जब हम जूनियर होते हैं तो हमारे से पूछा जाता है भाई जो है बताना थेफ्ट कहाँ है, चोरी कहाँ है, तो हम बताते थे कि 379 में, सॉरी 378 में, और या तो सीनियर मना कर देंगे नहीं गलत, एफआईआर में तो ये सेक्शन ही नहीं है, या जो है वो क्लाइंट ही मना कर देगा ये तो है ही नहीं। वहां पर एक बड़ा दो कंफ्यूजन हमें हो रहे थे कि डेफिनेशन अलग थी, पनिशमेंट अलग था, डेफिनेशन अलग, पनिशमेंट अलग। तो जो है वो सीनियर जो है वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं रहे, तुमने तो कुछ भी नहीं पढ़ा, तुम तो जो है, दो समस्याएं एक बड़ी जो है वो क्रिएट हो रही थी। अगर आप कंपटीशन की लाइन में जाते हैं, आप एचजेएस पीसीएसजे का एग्जाम देते हैं तो आपको इसेंशियल एलिमेंट देने जरूरी है, डेफिनेशन देनी जरूरी है, पनिशमेंट को डालेंगे अच्छा रहेगा, लेकिन केवल पनिशमेंट से नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ हम कचहरी की तरफ आते हैं तो वहां एफआईआर में आपको केवल जो है वो सेक्शन दिखाई पड़ता है जिसमें पनिशमेंट है, तो उससे एक बड़ी प्रॉब्लम ये क्रिएट हो रही कि जो है वो ये मान ले जा रहा भाई ये तो नहीं है। लेकिन अब उस समस्या का जो है सोल्यूशन हो गया। अब ज्यादातर सेक्शंस में कुछ सेक्शनों को छोड़कर बाकी सभी सेक्शनों में हर एक सेक्शन के साथ उसी की क्लोज में, सेकंड क्लोज में जो है वो पनिशमेंट डाल दिया गया। तो अब ये समस्या नहीं आएगी, कोई सीनियर पूछेगा कि थेफ्ट कहां है तो हम 303 में बताएंगे तो पनिशमेंट भी 303 में ही मिल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि ये कंफ्यूजन वाला पोर्शन जो है हमारा समाप्त हो जाएगा। अब दूसरा जो पोर्शन है कि देखिए नंबर 1 कम्युनिटी सर्विस, एक नया पोर्शन आया। दूसरा जो पोर्शन आया जिसे आप कहते हैं मॉब लिंचिंग। कई बार कहा गया कि 5 या 5 से अधिक लोगों का एक समूह, एक ग्रुप जो है वो मर्डर करता है संप्रदाय के नाम पे, धर्म के नाम पे, किसी तरीके से है तो वो मर्डर, और मर्डर के पनिशमेंट में ही रखा गया। ऐसा नहीं है कि अलग रखा गया हो, सेक्शन नंबर 103 के अंतर्गत मर्डर के पनिशमेंट में ही रखा गया, लेकिन साथ ही साथ जो है उसका अलग से एक पनिशमेंट का पोर्शन किया गया। तो मॉब लिंचिंग का वाला पोर्शन पहले आईपीसी में नहीं था, वो पोर्शन यहां पर अलग से लाया गया। साथ ही साथ आपने फिर जो है आगे बढ़े तो यहां पर पहले आप देखेंगे कि जो पहला कंडीशन थी जिसमें आप जो है पनिशमेंट की बात करते थे
अगर किसी व्यक्ति पे फाइन इंपोज होता था केवल, और वो फाइन को डिफॉल्ट कर देता, वो नहीं जमा कर रहा है, तो वहां पर पनिशमेंट का एक पोर्शन आपने रखा हुआ था कि अगर आप 50 रुपए तक है तो फिर जो है आप जो है वो 2 महीने का जो है सिंपल इंप्रिजमेंट हो सकता है, 50 रुपीज से 100 तक है तो 4 मंथ का हो सकता है, 100 से ज्यादा है तो 6 मंथ का हो सकता है। ये चेंज कर दिया गया। अब आपने कहा कि देखिए यहां पर अगर आप फाइन का और या कम्युनिटी सर्विस का अगर आप डिफॉल्ट करते हैं तो फिर वहां पर आपको जो पनिशमेंट होगा, आप 50 रुपीज की जगह आपने कर दिया 5000 रुपए, जहां 100 रुपए था वहां कर दिया 10,000 रुपए, और 100 रुपए से ज्यादा पे कर दिया 10,000 से अधिक, और 2 महीने 4 महीने वही रखा, लेकिन 6 महीने को हटा के कर दिया सीधा 1 ईयर तक का जो है पनिशमेंट फिर वो हो सकता है। साथ ही साथ फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए एक नया ऑफेंस आप लेकर आए जिसका नाम है ऑर्गेनाइज क्राइम। सेक्शन नंबर 111 ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन नंबर 112 पेटी ऑर्गेनाइज क्राइम, सेक्शन नंबर 113 टेररिस्ट एक्टिविटी, तीनों नए पोर्शन जोड़ दिए, बिल्कुल नए पोर्शन आप लेकर आए। साथ ही साथ आपने देखा कि जब सेडिशन को हटा दिया, अगर राजद्रोह को आपने समाप्त कर दिया, तो फिर कैसे कार्रवाई करेंगे। मान लीजिए कोई जो है वो जो है देश की जो है संप्रभुता, एकता, अखंडता पे जो है कोई बात करेगा, कोई इस तरह की चीजें करेगा, तो फिर कैसे कार्य करेंगे। तो उसके लिए लगभग लैंग्वेज हल्की बदल दी, लेकिन सिमिलर रूप में जो है एक पोर्शन रखा जिसका नाम रखा सेक्शन नंबर 152 152। सेक्शन नंबर 152 के अंतर्गत ये पोर्शन भी आपने जो है वो प्रॉपर तरीके से रखा। तो ये तो पोर्शन आपने ऐसे देखे जो नए पोर्शन जो है प्रॉपर तरीके से। एक नया पोर्शन ये है कि कई बार जो है चोरी के अंतर्गत जो है वो झपट्टा मार के जो है भाग गया, किसी ने कहा जी मेरे से तो एकदम आया अचानक में, एकदम जो है चेन खींची भाग गया, जिसे आप नॉर्मली झपटमारी कहते हैं, जिसे आप स्नेचिंग कहते हैं, उसे आप एक नए ऑफेंस के रूप में लेके आ गए। और चोरी के बाद जो है वो आप जो है सेक्शन नंबर 404 के अंतर्गत जो है 404 में आपने स्नेचिंग के प्रोविजन को जो है शामिल किया, उसकी डेफिनेशन, उसका पनिशमेंट, पूरा पोर्शन वहां पर शामिल कर दिया। तो ये तो कुछ ऐसे पोर्शन थे इंपॉर्टेंट जो नए तरीके से आए और कुछ चीजें हटाई गई। अब दूसरा पोर्शन पे मैं आना चाह रहा हूं जो आपको कंफ्यूजन है कि जी इसे कैसे करें। आईपीसी तो हमारे याद था, अब ये याद नहीं हो पा रहा है, या इसका जो है कैसे क्या सॉर्ट आउट है, इतना जो है वो कैसे याद होगा। जिन लोगों के आईपीसी याद है, आईपीसी तैयार था, जो नॉलेज रखते थे आईपीसी की, उनके लिए तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसका एक शॉर्ट तरीका जो है मैं भी आपको बताता हूं। कोई चीजें लगभग जो चीजें डाली गई हैं वो सीक्वेंस में डाली गई हैं, जो चीजें रखी हैं वो सीक्वेंस में रखी हैं, बहुत ज्यादा चेंजिंग ऐसी नहीं की गई कि आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो। जैसे कि अभी आप देखिए चैप्टर नंबर 1 होता था आईपीसी में, चैप्टर नंबर 1, वहां पर आप सेक्शन नंबर 1 के साथ आप देखेंगे नेम एक्सटेंड, सेक्शन नंबर 2 के साथ आप इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन देखते थे, सेक्शन नंबर 3 के साथ आप डीम्ड करते थे इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन हो, सेक्शन नंबर 4 में आप एक्स्ट्रा टेरिटोरियल को जो है का प्रोविजन था, और सेक्शन नंबर 5 के साथ था आपका जो स्पेशल लॉज हैं उन्हें जो है वो एग्जाम्प्ट किया गया था, उन्हें जो है छूट दी गई थी कि वो अपना काम कर सकती है। अब ये सेक्शन कैसे तरीके दिया, आइए बीएनएस में सेक्शन नंबर 1 को आप देखेंगे। सेक्शन नंबर 1 को आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 1 का क्लोज 1 नेम एक्सटेंड, क्लोज नंबर 2 आप देखेंगे कि इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन से, क्लोज नंबर 3 आप देखेंगे कि जो है वो डीम्ड किया गया है इंट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन में, क्लोज नंबर 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुडिक्शन, क्लोज नंबर 5 जो एक तरह से सेविंग क्लोज दी गई थी, जो वहां पर सेविंग क्लोज में जिसे एग्जेम्पशन दी गई थी, जो स्पेशल लॉज हैं, जो लोकल लॉज हैं वो अपना काम कर सकती हैं। सेक्शन नंबर 1 पूरा हो गया। जो आपने 5 सेक्शन थे वो सेक्शन नंबर 1 में डाल दिए। दूसरी तरफ चलते हैं, सेक्शन नंबर 6 से जो है चैप्टर दूसरा स्टार्ट हुआ और इसका नाम था जर्नल एक्सप्लेनेशन। यहां से आप देखते थे जर्नल एक्सप्लेनेशन में कि देखिए कुछ डेफिनेशंस दी गई थी और वो सारी डेफिनेशंस वहां पे डिफाइन किया गया था। वहां पर आप देखेंगे कि देखिए जेंडर की डेफिनेशन दी गई थी, आप देखेंगे पर्सन की डेफिनेशन दी गई थी, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन, वो सारी सेक्शन नंबर 6 लगा के और 52A तक का पूरा पोर्शन डेफिनेशंस का था। वो सब उसमें बताया गया था कि अगर आईपीसी के अंतर्गत कोई वर्ड आता है और वो आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप डेफिनेशन देख लीजिए, वही मीनिंग लगाया जाएगा। अब यहां पर आप देखिए आइए बीएनएस की तरफ, सेक्शन नंबर 2, सेक्शन नंबर 2 अकेला सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत 39 डेफिनेशंस डाल दी। वो सारी डेफिनेशन जो यहां पर थी वो सारी की सारी डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 के अंतर्गत आपने इंक्लूड कर दी। सेक्शन नंबर जो है 2 क्लोज 1, 2 क्लोज 2, 2 क्लोज 3, 2 क्लोज 4, टोटल मिलाकर 39 जो है डेफिनेशन रखी और एक नई डेफिनेशन जो है चाइल्ड की शामिल कर दी। और चाइल्ड में बता दिया कि देखिए जो भी बिलो द 18 ईयर है, जो 18 वर्ष से कम आयु का है, वो सब बालक है। ये एक नई डेफिनेशन आई।
और साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया नालसा वाला सा केस बताया था कि नालसा से जो है नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी से ट्रांसजेंडर की बात आई थी, तो जेंडर को डिफाइन करते हुए कहा कि जेंडर के अंतर्गत ही भी शामिल होगा, शी भी शामिल होगा और ट्रांसजेंडर शामिल होगा। इसका मतलब ट्रांसजेंडर को यहां पर इंक्लूड कर दिया गया। 52 तक के सेक्शन नंबर जो है 2 में आ चुके हैं, सेक्शन नंबर 52A तक। सेक्शन नंबर 3 को आप देखेंगे तो सेक्शन नंबर 3 में 9 क्लोज डाली गई हैं और सेक्शन नंबर 3 में 9 क्लोज आपने डाली हैं। सेक्शन नंबर 6 जो आईपीसी में होता था, जिसे आप की ऑफ आईपीसी कहते थे, वो अब सेक्शन नंबर 3 क्लोज 1 जो है की ऑफ बीएनएस कहलाएगा। इसका मतलब हर एक पेनल प्रोविजन, हर एक पनिशमेंट, हर एक इलस्ट्रेशन सब जनरल एक्सेप्शन के अधीनता में पढ़े जाएंगे, सब में जनरल एक्सेप्शन जो है प्रभावी होगा। ये बात आपने साफ कर दी। और जो सेक्शन आप सेक्शन नंबर 7 को देखते थे, सेक्शन नंबर जो है 27 कि अगर वाइफ के क्लर्क के पोजीशन में कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपकी ही मानी जाएगी, वो भी इसकी क्लोज में डाल दी। और दो जो स्टूडेंट्स के लिए, जो एडवोकेट्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट सेक्शन था, सेक्शन नंबर 34 और 149 एग्जाम के हिसाब से भी और जो है वकालत के हिसाब से भी कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट, कॉमन इंटेंशन, कॉमन ऑब्जेक्ट पे लगातार जो है वो पोर्शन जो है वो चलता रहा। सेक्शन नंबर 34 को आप देखते हैं तो वहां पर हम जो है वो देख के चलते हैं कि देखिए पहले क्या पोर्शन था कि क्रिमिनल एक्ट होना चाहिए, मोर देन 1 पर्सन होने चाहिए, कॉमन इंटेंशन होनी चाहिए, एक्ट इन द फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन होना चाहिए और एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कॉमन इंटेंशन के ग्राउंड सेक्शन नंबर 34 के ग्राउंड पूरे हो रहे थे, सेम टू सेम, कोई चेंजिंग नहीं की, बिल्कुल सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 में सेम टू सेम डाल दिया। और सेक्शन नंबर 34 के बाद 35, 36, 37, 38 सबको क्लोज में, सेक्शन नंबर 3 क्लोज 5 के बाद 6, 7, 8, 9 सबको जो है 34, 35, 36, 37, 38 बिल्कुल सेम आ गया, एक चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सिमिलर जो है। आप देखेंगे सेक्शन नंबर 3 को पढ़ेंगे तो सेक्शन नंबर 34, 35, 36, 37, 38 को उसी के साथ काउंट करेंगे। अब हो गया चैप्टर नंबर 1 समाप्त। ये था चैप्टर नंबर 1 बीएनएस का। और इधर आईपीसी के आप देखेंगे कि 52 सेक्शन भी हो गया, 34 से लगा के 38 भी हो गया, सेक्शन नंबर 6 वो पूरा 52A तक का पूरा पोर्शन आपका समाप्त हुआ है। मेरे ख्याल से बात आपकी समझ में आ रही होगी। और सर से मैंने कहा था टाइम के लिए कि थोड़ा सा टाइम मैं लूंगा, और अगर ऐसा है कि सर कहते हैं कि नहीं बहुत ज़्यादा लंबा समय तो हो जाएगा, लेकिन जैसा भी हो अगर समय का अभाव होगा तो मैं उसे शॉर्ट कर दूंगा। फिलहाल मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, है ना, अगर शॉर्ट जो है थोड़ा अभाव होगा तो फिर मैं उसे जो है शॉर्ट कर दूंगा। जब हम देखते हैं बीएनएस के अंतर्गत हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 हमारा समाप्त हुआ है। चैप्टर नंबर 2 को हम देखते हैं पनिशमेंट के साथ। अब पनिशमेंट को वहां जब हम देखते थे, आईपीसी जिन लोगों ने पढ़ी उन्होंने देखा कि पनिशमेंट का चैप्टर नंबर था 3, और चैप्टर नंबर 3 के अंतर्गत हम देखते थे कि जो सेक्शन नंबर 53 था वहां से वो स्टार्ट होता था, और सेक्शन नंबर 53 में पनिशमेंट दिए गए थे जो मैंने अभी आपको बताया कि उसमें मृत्युदंड हो सकता है, आजीवन कारावास हो सकता है, साथ ही साथ कारावास, वो सारे के सारे पनिशमेंट अब सेक्शन नंबर 4 में डाल दिए गए एज इट इज। बस एक जो है सेंटेंस बढ़ा दिया गया, कम्युनिटी सर्विस, और जो ट्रांसपोर्टेशन वाला चीज थी वो आपने यहाँ से समाप्त कर दी। अब ट्रांसपोर्टेशन का पोर्शन है ही नहीं, वो तो हालांकि 1949 में हटा दिया गया था, लेकिन फिर भी नंबर बना हुआ था तो नंबर भी आपका समाप्त हुआ। अब यहां से जो है वो पूरा पोर्शन ये रहा। वापस चलेंगे आईपीसी की तरफ। आईपीसी में हम देखते थे सेक्शन नंबर 54, 55, 55A। अगर आप डेथ सेंटेंस को कम्यूट करना चाहते हैं तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस में कम्यूट कर सकती थी, और उसमें जो एक्यूज्ड है उसकी कंसेंट की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरा जो पोर्शन था सेक्शन नंबर 55, वहां पर आपने कहा कि अगर लाइफ इंप्रिजमेंट को आप कम्यूट करना चाहते हैं तो नॉट मोर देन 14 ईयर में आप कम्यूट कर सकते हैं, और किसी गवर्नमेंट की, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट चाहे कर सकती है, किसी एक्यूज की कंसेंट की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा जो पोर्शन हम देखते थे 55A, जिसमें आप कहते हैं कि कम्युनिटी जिसमें आप कहते हैं एप्रोप्रिएट जो गवर्नमेंट है उसकी डेफिनेशन को देखते थे। अब वो सेक्शन केवल 5 है। सेक्शन नंबर 5 के अंतर्गत सारी की चीजें, सेक्शन नंबर 5 में आपने कहा कि एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट किसी भी सेंटेंस को जो सेक्शन नंबर 4 में है, किसी भी एनी सेंटेंस में अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 474 जो है वो क्या कर सकते हैं, कम्यूट कर सकते हैं, उसे जो है चेंज कर सकते हैं। ये बात अपने साथ होती है। सेक्शन नंबर 6 सेक्शन नंबर 60 के साथ, जिसमें आपने कहा कि फाइन कैसे भी हो सकता है। सेक्शन नंबर 7 जो है आपने साफ कर दिया कि वहां पर जो है आपने सेक्शन नंबर 8, सेक्शन नंबर 63 से लगा के 70 तक के सारे सेक्शन इसमें आ गए। और इसकी जो क्लोज है 8 क्लोज 4 और 8 क्लोज 5 वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से। पहले जो आप आईपीसी का सेक्शन नंबर 65 देखते थे वहां पर आप देखते थे कि अगर फाइन
और जो इम्प्रिजमेंट दोनों से पनिश किया गया है और फाइन का डिफॉल्ट किया गया, तो टोटल इम्प्रिजमेंट के 1/4 से एडिशनल रूप में अलग से इम्प्रिजमेंट हो सकता है। और जो सेक्शन नंबर 67 देखते थे तो उसमें फाइन के डिफॉल्ट पर आप सिंपल इम्प्रिजमेंट से जो है पनिश करते थे। वो दोनों चीजें जो है वो 8 क्लोज 4 8 क्लोज 5 के अंतर्गत आपने यहां पर प्रॉपर तरीके से यहां पर रखी है। तो यहां पर हम देख रहे हैं कि जो दूसरा जो पोर्शन है सोलिटरी कन्फाइनमेंट, जो आप सेक्शन नंबर 73 में देखते थे, और जो आपका मैक्सिमम जो है वो 3 मंथ का हो सकता था, और सोलिटरी कन्फाइनमेंट का एग्जीक्यूशन सेक्शन नंबर 74 आईपीसी में देखते थे। अब वो सेक्शन नंबर 11 और 12 के साथ चला गया, और ये जो चैप्टर है वो 13 पे आकर समाप्त हो गया, जो है 12 में इसमें डाउट दे दिया। कहने का मतलब जो पनिशमेंट का वहां सेक्शन था, सेक्शन नंबर 53 से लगा के, और वो था सेक्शन नंबर जो है 75 तक, और वो सारे के सारे सेक्शन यहां पर सेक्शन नंबर 4 से लगा के 13 तक के सेक्शनों में इंक्लूड करती है, सबको उसमें शामिल करती है। अब एक नया पोर्शन आ गया, और अब नया पोर्शन आया, चैप्टर नंबर पहले होता था 4, जिसे आप जनरल एक्सेप्शन कहते हैं। अब जो चैप्टर होता है वो चैप्टर नंबर होता है 3, जिसे आप जनरल एक्सेप्शन कहते हैं बीएनएस के अंतर्गत। जनरल एक्सेप्शन एक ऐसा प्रोविजन है जिसे नॉर्मली आप ये देखते हैं कि साधारण अपवादों के अंतर्गत अगर कोई अभियुक्त आ जाता है तो फिर उसे ऐसे माना जाता है जिसने उसने कोई ऑफेंस ना किया, जैसे वो बिल्कुल पूरे तरीके से उसने कोई अपराध ना किया हो। हर एक जब भी कोई जो है ऑफेंस करेगा अपराधी, आप कोर्ट में जाएंगे, आप अपना प्ली रखेंगे, तो प्ली रखते हुए हर एक जो है एडवोकेट की कोशिश करेंगे कि भाई जो है जनरल एक्सेप्शन का लाभ दिया जाए। अजी मेरा जो है क्लाइंट तो 7 वर्ष से भी कम का है, अजी 7 वर्ष से कम था, वो तो अनसाउंड था, अजी वो तो इंटॉक्सिकेशन में था, अजी एक्ट ऑफ नेसेसिटी का लाभ दे दो, अजी अनसाउंड था वो तो, अजी प्राइवेट डिफेंस का लाभ दे दो। ये सारे जो पोर्शन है वो सारे के सारे आप जनरल एक्सेप्शन में आप देखते थे। सेक्शन नंबर 76 से लगा के 106 तक पूरा पोर्शन वहां पर जनरल एक्सेप्शन का था, बिल्कुल सीक्वेंस में, एक सिंगल सेक्शन में चेंजिंग नहीं है, बिल्कुल सेम। आपको कंफ्यूजन का बिल्कुल जरा भी चेंज वो नहीं है, डर कि भाई जो है कोई कंफ्यूजन किस चीज का नहीं है। जो सेम चैप्टर था बिल्कुल सेम चैप्टर इधर देखेंगे आप, तो चैप्टर नंबर जो है 3 को देखेंगे सेक्शन नंबर 14 से लगा के, और इधर चले जाएंगे सेक्शन नंबर 44 तक, पूरा का पूरा जनरल एक्सेप्शन का चैप्टर आपको दिखाई पड़ेगा। बस आप याद करते रहिए, लगाते जाइए। सेक्शन नंबर 76 को आप देखेंगे तो वहां पर आपने देखा था कि देखिए मिस्टेक ऑफ फैक्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा, मिस्टेक ऑफ लॉ का आपको जो है लाभ नहीं मिलेगा। और आपने कहा था कि देखिए 76 में कहा था कि अगर कोई बाउंड बाय लॉ है और वो कोई एक्ट करता है, या वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अपने आप को बाउंड बाय लॉ प्रिज्यूम करते हुए कोई कार्य करता है, नो नथिंग इज एन ऑफेंस, फिर वो बात कोई बात फिर ऐसी अपराध नहीं है जो उसने ऐसे की हो। ये पहला सेक्शन था वहां पर जनरल एक्सेप्शन में। इधर पहला सेक्शन 14 है, सीधा 14 मान लीजिए, वही 14 ये कह रहा है। एक्ट ऑफ जज को जो बेनिफिट दिया गया था वो वहां 77 में दिया गया था, इधर आ जाइए 14 के बाद 15 आ रहा, तो 15 में लाभ दिया गया है। एक्ट ऑफ जल्लाद जिसे आप कहते हैं, जो एक तरह जज के जो है वो जजमेंट को जो है वो फॉलो करते हुए, चाहे वो पुलिस अधिकारी हो, जल्लाद हो, फांसी की सजा जो है वो फांसी पे लटकाता हो, गिरफ्तार करके लेके जाता हो आदेश के अनुसार, तो उसे लाभ जो है वहां पर आपने 78 में दिया था, यहां पर जो है वो सीधा 16 में आ जाइए। वहां पर आप 79 में जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट का लाभ उसे देते थे जो जस्टिफाइड बाय लॉ है। जो जस्टिफाइड बाय लॉ है या मिस्टेक ऑफ फैक्ट में ये प्रिज्यूम करता था कि मैं जस्टिफाइड बाय लॉ होकर काम कर रहा हूं, तो आपने वो भी कहा था कि ऐसी बात भी फिर कोई अपराध नहीं है, नथिंग इज एन ऑफेंस व्हिच इज डन इन द मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो है आपने साफ कर दिया। वो वाला पोर्शन जो वहां 79 में था, यहां 79 में आ जाइए। सेक्शन नंबर 80 में आपने कहा था कि देखिए अगर कोई काम एक्सीडेंटली हो जाता है, मिसफॉर्चून में होता है, उसकी आपको नॉलेज नहीं है, आपको उसकी इंटेंशन नहीं है, आप जो इस तरीके से काम, तो आपने कहा था कि एक्सीडेंट का लाभ मिलेगा, तो वो एक्सीडेंट का लाभ सेक्शन नंबर 80 में आप देते थे, तो इधर आप 18 में आ दीजिए, 18 में सेम टू सेम बिल्कुल सीक्वेंस में आप नंबर लगा दीजिए। इधर नंबर लगाएंगे कि यहाँ 76 से स्टार्ट हुआ है, इधर आप चलते जाएंगे। इधर आप एक्ट ऑफ नेसेसिटी का लाभ देते थे, जो है वहां पर जो है 81 में देते थे, इधर 19 में दे दीजिए। उधर वहां आप 82 में कहते थे डोली इन कैपेक्स। डोली इन कैपेक्स का मतलब साफ था कि जो एक तरह से कैपेबल ही नहीं है, जो सक्षम है ही नहीं, इसका मतलब जिसमें जो है क्षमता हो ही नहीं सकती। नथिंग एन ऑफेंस व्हिच इज डन बाय एनी पर्सन whose एज बिलो द 7 ईयर, जिसकी एज 7 वर्ष से कम है, तो उसके द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं होगा। तो ये जो पोर्शन था वो अब आपने सीधा जो है सेक्शन नंबर जो है वो यहाँ पर 20 के साथ आपका चला गया। जो आप देखते थे कि 7 वर्ष से तो ज्यादा है जी, लेकिन है वो 12 ईयर से कम, लेकिन जो है वो मैच्योर नहीं है,
वो चीजों को जिस समय वो कार्य कर रहा था, वो एक्ट की जो एक तरह से कॉन्सिक्वेंसेज हैं, क्या वो अगेंस्ट द लॉ है, उसके क्या कॉन्सिक्वेंस उन्हें नहीं समझ पा रहा था। तो ये जो पोर्शन आपका पहले था वो आप देखते थे, वो यहाँ पर 83 में था, अब आप 21 में डाल दीजिए। जो पहले आप जो है 84 में आप अनसाउंड को कहते थे कि कोई व्यक्ति जो है अनसाउंड है एट द टाइम ऑफ द कमीशन ऑफ ऑफेंस, अपराध के करते समय, अपराध करने के बाद अगर वो पागल हो जाए तो उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा, उसे तो जो है वो जब वो ठीक हो जाएगा तो वो जाएगा, लेकिन अपराध के समय अगर वो पागल था, अनसाउंड था, तो वो 84 के अंतर्गत उसे आप लाभ दिलाते थे। अब आप इधर आ जाइए, यहां पर दिलवा दीजिए 22 में 6 नंबर 22 में इधर आप फिर जो है इंटॉक्सिकेशन की तरफ आप जाते थे 85 86 में आपकी अगेंस्ट द विल और अगेंस्ट द नॉलेज, विदाउट नॉलेज अगर जो है वो जो है एक तरह से इंटॉक्सिकेशन हुआ है तो फिर जो है वहां पर ऐसा होता था। चलिए, तो मैं हल्का सा जो है प्रॉपर तरीके से अभी हम देख रहे थे, मैं हल्का सा शॉर्ट आपको एक बार बता देता हूं कि देखिए बीएनएस के अंतर्गत नॉर्मली जो है वो जो 20 चैप्टर्स रखे गए हैं उनमें सबसे बड़ी एक बात ये है कि जो महिलाओं के विरुद्ध आप अपराध पहले देखते थे, वो आप पहले देखते थे कि अडल्ट्री का ऑफेंस अलग होता था, बाइगेमी का ऑफेंस अलग होता था, जो है ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी में रेप का पोर्शन होता था 376 में, वो सारा का सारा पोर्शन अब चैप्टर नंबर 5 के अंतर्गत डाल दिया गया है। और ऑफेंस जो है चोरी के अंतर्गत आपने सेक्शन नंबर 303 के अंतर्गत चोरी के सारे प्रावधान ले आए, सेक्शन नंबर जो है 304 में स्नैचिंग ले आए, सेक्शन नंबर 308 के अंतर्गत एक्सटॉर्शन के जितने भी सेक्शन थे वो सब 308 के अंतर्गत ले आए। साथ ही साथ आप देखेंगे जो मर्डर की डेफिनेशन आप देखते थे वो पहले जो है पहले कल्पेबल होमिसाइड 299 में होता था, अब वो यहाँ पर जो है सेक्शन नंबर 100 में है, पहले जो है मर्डर जो है वो 300 में होता था, अब वो 101 में है। प्रॉपर तरीके से कोई सीक्वेंस आपका नहीं बदला है ना। प्रॉपर तरीके से आप देखेंगे तो सारी चीजें आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगी। दरअसल पूरा बीएनएस बताने के लिए थोड़ा तो समय जो है वो चाहिए होगा, फिर कभी समय मौका मिलेगा तो मैं उसे क्लियर करूंगा और उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा तो जो है फिर से समझाया जाएगा, वैसे तो आप समझ जाएंगे क्योंकि जिन लोगों ने आईपीसी पढ़ी हुई है उनकी समझ में आ गया होगा, और जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है तो उन्हें तो पढ़ना ही है, उन्हें तो नए तरीके से पढ़ना है, उनका तो कोई पोर्शन नहीं है। चलिए, मैं जो है धन्यवाद करता हूं और फिर से पुनः आभारी हूं संपूर्ण बार एसोसिएशन का, सभी सदस्यों का और माननीय अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, उपस्थित न्यायाधीश सबका जो है आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू।